गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने हमारी क्लास में पढ़ा था, हमारा बुक का नाम है व्यावसायिक अर्थशास्त्र। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर की क्लास है। कल हमने इसमें पढ़ा था मांग की लोच तथा मांग की लोच की गणना, अर्थात हमारा टॉपिक चल रहा था मांग की लोच। जिसमें हमने मांग की लोच का अर्थ, उसका फॉर्मूला तथा मांग की लोच के प्रकार तथा मांग की लोच की श्रेणियां पढ़ी थी। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मांग की लोच को मापने की विधियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। मांग की लोच को मापने की विधियां। चलिए लेट्स स्टार्ट। मांग की लोच को मापने की विधियां। देखिए, मांग की लोच के सैद्धांतिक व व्यावहारिक महत्व को, अर्थात ऑब्वियस ही बात है मेथड्स हैं तो सिद्धांतों पर और न्यूमेरिकल व्यवहार के बेस पे है, तो अर्थशास्त्रियों ने उसके अलग अलग दिए। जैसे फ्लक्स ने दिया प्रतिशत रीति, श्रीमती जॉन्स रॉबिन्स ने अनुपातिक, मार्शल ने टोटल आउटले मेथड, ऐसे करके काफ़ी लोगों ने अलग अलग मेथड्स दिए। आज हम इन सभी मेथड्स को अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला मेथड है फ्लक्स की प्रतिशत विधि। ठीक है, चलिए। फ्लक्स ने कौन सा मेथड दिया था? परसेंटेज मेथड। देखिए, फ्लक्स ने क्या कहा, इस पद्धति के प्रोफेसर फ्लक्स ने कीमत में प्रतिशत परिवर्तनों की तुलना में मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से कहते हैं, अर्थात किस में चेंज होने को कहते हैं? मांग में परिवर्तन होने को। अगर कीमत की अपेक्षा मांग में परिवर्तन अधिक हो तो मांग की लोच कैसी होगी? अधिक। और अगर कम हो तो कम लोचदार, और बराबर हो तो लोचदार विधि, इकाई के बराबर। तो इसके 3 पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दिए। ठीक है, अब देखिए इसको करने का तरीका सबसे अच्छा है, इसका एक फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, वो मैं लिखवा देती हूँ। मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन। अब इसके 3 चीजें, पहला हम पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगी। पहली बोलते हैं इकाई से लोचदार मांग। मतलब इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इकाई के बराबर बराबर लोचदार मांग। इकाई से
कम लोचदार मांग अर्थात बेलोचदार मांग, ये 3 होते हैं। अब देखिए इसको कैद करने का तरीका, जैसे मैंने कहा मांग में परिवर्तन है 20 और कीमत में परिवर्तन है 10, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 2, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, तो हम क्या कहेंगे इकाई से लोचदार मांग है। ऐसे ही हमने कहा कीमत में परिवर्तन 10, मांग में कीमत में भी 10, तो कितना आया 1:1, तो हम क्या कहेंगे आई वह इकाई से कम। हमने कहा कीमत में मांग में 20 और कीमत में 20, तो कितना आया 0.5, क्या कहलाएगा इकाई से लोचदार। याद करने का तरीका ध्यान रख लीजिए, इसमें 3 होते हैं, इकाई से लोचदार मांग बराबर आ सकती है लोचदार, फॉर्मूला है मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। आई बात समझ में, कोई डाउट करें। नेक्स्ट टॉपिक सेकेंड विधि, चलिए मार्शल की कुल व्यय रीति सेकेंड है। क्या कहता है, देखिए कीमत में मार्शल ने मांग की लोच को मापने के लिए कीमत में परिवर्तन से पहले तथा कीमत के परिवर्तन के बाद होने वाले कुल व्यय की तुलना के आधार पर कुल व्यय विधि निकाली है। अर्थात इसने किसको इम्पोर्टेंट माना है, कुल व्यय विधि को। अर्थात अनुमान है कि इकाई लोच से अधिक, बराबर और कम 3 कंडीशन हो सकती है। तो अब देखिए पहली है मांग की लोच इकाई से अधिक, ये कब होता है मतलब E इज ग्रेटर देन 1, ये कब होगा जब वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसके व्यय की मात्रा बढ़ती है, अर्थात कीमत में वृद्धि होने पर कुल मात्रा घटती है। क्या कह रहा है, ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, विलासिता की वस्तुओं में ऐसा पाया जाता है। जैसे कीमत बढ़ने पर कुल व्यय कम होगा, अर्थात देखिए प्राइस बढ़ने पर एक्सपेंसेस क्या होगा, कम होगा, तो हम क्या कहेंगे इकाई। सेकेंड है इकाई की लोच मांग की लोच इकाई के बराबर। जब क्या होगा, जब वस्तु की कीमत में कमी का वृद्धि होने पर वस्तु के व्यय की मात्रा पूर्ववत रहती है, अर्थात कीमत में परिवर्तन होने पर भी कुल व्यय कैसे रहते हैं, यथावत। अर्थात प्राइस चाहे बढ़े चाहे घटे, एक्सपेंसेस कैसे रहते हैं, फिक्स, नो चेंज। सी थर्ड मांग की लोच इकाई से अधिक हो गया, बराबर हो गया। अब क्या आएगा, मांग की लोच इकाई से कम। क्या होगा,
प्राइस में कमी आने पर एक्सपेंसेस क्या हो, बढ़े। एक्सपेंसेस क्या हो, बढ़े। तो हम क्या कहेंगे, मांग की लोच इकाई से क्या है, कम। अब इसे एक डायग्राम से शो कर लेते हैं, एक तालिका बनाते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा। कीमत है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन। क्वांटिटी और एक्सपेंसेस। सेकेंड कंडीशन लेते हैं, इसमें भी वही अभी रहता है थर्ड। यू एक्सपेंसेस। अब देखिए प्राइस तो तीनों के लिए सेम रहेगी, हम ले लेते हैं 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4। क्वांटिटी देखिए 100, यहाँ हमने ली 400, यहाँ हमने ली 200, यहाँ हमने ली 100। ऐसे सेकंड में देखते हैं, 1000, सेकंड 500, (33/1/3) और फोर्थ ली हमने 250। ऐसे उधर ली 1000, 800, 700 और 600। देखिए अब एक्सपेंसेस निकालें, 1000, 800, 600, 400। क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ने पर भी एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, कम। इधर 1000, 1000, 1000 और 1000। एक्सपेंसेस कैसे हैं, फिक्स। इधर 1000, 1600, 2100, 2400। एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आ गई थर्ड कंडीशन। तो इसे हम क्या कहेंगे, मार्शल की कुल व्यय विधि। 3 चीज़ें होती है मांग की लोच इकाई से अधिक, जब प्राइस बढ़ेगी और एक्सपेंसेस गिरेंगे। मांग की लोच इकाई के बराबर, चाहे प्राइस बढ़े या घटे, एक्सपेंसेस कैसे रहेंगे, फिक्स। और मांग की लोच इकाई से कम, जब प्राइस गिरे और एक्सपेंसेस बढ़े। तो इसे कहते हैं मार्शल की कुल व्यय रीति विधि। ओके, अब थर्ड पढ़ते हैं। आई बस समझ में कोई डाउट? तो ये मांग के लोच की 3 विधियां थी जो आपके सामने आई। 2 विधियां थी, पहली थी प्रतिशत विधि, सेकंड कुल व्यय रीति। अब अगला पढ़ेंगे हम टॉपिक मांग की चाप लोच। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूली जिसे हम कहते हैं आर्क लोच। पढ़े? देखिए चाप लोच क्या होता है, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि जब मांग वक्र 2 विभिन्न बिंदुओं के बीच मांग की लोच मापी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्क लोच। अर्थात जब जीवन में कीमतों में परिवर्तन अनंत व सूक्ष्म न होकर
इन्फिनाइट हो तो ऐसी परिस्थिति में नई और प्रारंभिक कीमत के बीच काफ़ी अंतर आ जाता है। तो कीमत के उस क्षेत्र को मांग की लोच वक्र के से ही ज्ञात किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आपको एक बात बताते हैं, जब वस्तु की कीमत 10 रुपये थी तो वस्तु की इकाई थी 100, मतलब हम 10 रुपये में कितनी इकाई मांग रहे थे, 100। अब कीमत गिरकर कितनी हो गई, 8, और मांग कितनी हो गई, 150। जब 10 से 8 कीमत क्षेत्र की वे वस्तु की लोच ज्ञात करें तो दोनों की मात्राओं के बीच चाप लोच कही जाएगी। अर्थात चाप लोच मांग रेखा पर दो विभिन्न बिंदुओं के बीच के मध्य बिंदु पर मांग लोच बताती है। आई बात समझ में? इसे कहते हैं मांग की चाप लोच। चलिए इसको लिख लेते हैं। जब मांग वक्र पर भिन्न भिन्न बिंदुओं के बीच मांग की लोच मापी जाती है। आई बात समझ में? जैसे हमने एग्जांपल देते हैं कि प्राइस थी पहले 10, तो क्वांटिटी कितनी आ रही थी, 100। अब प्राइस हो गई 8, तो क्वांटिटी कितनी आ रही है, तो दो विभिन्न बिंदुओं के बीच ज्ञात की जाए तो उसे मांग की चाप लोच विधि कहते हैं। अब इसके करें आगे। माप क्या है, पहला इसका एक फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P। आई बस समझ। एक और फॉर्मूला होता है, वो भी लिख लीजिए, x माइनस x1 अपॉन x प्लस x1 इंटू P प्लस P1 P माइनस P1। डेल्टा का मतलब बताया था दोनों क्वांटिटीज के बीच में अंतर अपॉन प्रारंभिक मांग, प्रारंभिक कीमत अपॉन दोनों प्राइस में चेंजेस। अब इसे एक क्वेश्चन लेके करते हैं। चलिए, जैसे प्राइस है हमारी 10, वही तो क्वांटिटी है 100। अब प्राइस हो गई 8 और क्वांटिटी हो गई 120। करेक्ट। डेल्टा क्यू, क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, 20 अपन प्रारंभिक 100 इंटू प्रारंभिक कीमत कितना आएगा, 8 में से 10 गए, कितना आएगा, माइनस का 2, कैलकुलेट कर लो। अब इसे करते हैं, क्वांटिटी में प्रारंभिक 100 100
100 + 120 इंटू 10 + 8 10 करें 20/220 18 माइनस के 2 सॉल्व करिए। आंसर आएगा 9/L मीन्स 0.81। आया बस समझ में, मतलब लमसम दोनों में आंसर सिमिलर। कोई डाउट? तो 2 फॉर्मूले हैं, चाहे आप इस फॉर्मूले से निकालिए, कोई गलत नहीं। आए बस में, ठीक है। नेक्स्ट रहते हैं चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है बिंदु लोच। बिंदु लोच विधि क्या कहती है? देखिए, जब कीमत में परिवर्तन अपरिमित हो अर्थात इन्फिनाइट हो तो चाप ज्ञात की जाती है। जब कीमत में परिवर्तन बहुत सूक्ष्म हो, ऐसा जैसे 1 पैसा, आधा पैसा, 2 पैसा या कुछ पैसे, ऐसी स्थिति में परिवर्तन की दर बहुत कम होने पर मांग रेखा के किसी बिंदु पर लोच ज्ञात करना उपयुक्त रहता है। बिंदु लोच के माप को 2 बिंदुओं की दूरी पर शून्य की स्थिति में पहुंचने की स्थिति चाप लोच बिंदु कहलाती है। अर्थात मांग रेखा की शक्ल 2 प्रकार की होती है, मांग रेखा सीधी रेखा या मांग रेखा वक्र। दोनों ही बिंदु लोच ज्ञात की है। लिखिए इसका डेफिनेशन क्या होगी बिंदु लोच की? 2 बिंदुओं के अधिक निकट पहुंचने तथा चाप के 2 बिंदुओं की दूरी शून्य की स्थिति में पहुंचने की स्थिति को चाप बिंदु लोच कहते हैं। देखिए, दो बिंदुओं के अधिक निकट पहुंचने तथा दूरी शून्य की स्थिति में पहुंचने में चाप बिंदु चाप लोच बिंदु हो जाता है। क्या कहता है?
बिंदुलोच विधि वहाँ ज्ञात की जाती है जहाँ परिवर्तन कैसा हो, बहुत ही सूक्ष्म, अर्थात 1 पैसा आधा, तो उसको कैलकुलेट कैसे करें, तो वहाँ पे 2 बिंदुओं के शून्य की स्थिति में पहुँचने की सीमा चाप लोच ज्ञात किया जाता है। अब इसे समझने के लिए बना लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला लोअर अपॉन अपर। चलिए बनाते हैं। प्राइस, क्वांटिटी, is greater than 1, फिर E equals to 1, is less great, E equals to 0। 5 कंडीशन है, अपने आपने पढ़े थे। लोअर अपॉन अपर, जैसे देखिए फिर यहाँ आना हो तो नीचे कितने 4 और ऊपर आई बस समझ में, ऐसे इधर लोअर कितने 3 और अपर 3, इधर 2/2, ऊपर कितने हैं 3, सॉरी मेरे शायद फॉर्मूला इधर आएगा, फॉर्मूला शुरू, अपर, अर्थात 2 बिंदुओं, फॉर्मूला क्या है लोअर अपॉन अपर केस। आई बात समझ में, ये होता है बाग की बिंदु लोच विधि। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक। करने वाले घटक, चलिए पढ़ते हैं। चलिए पहला है, कौन सा प्रभावित करता है, पहला घटक वस्तु की प्रकृति, अर्थात वस्तुओं में अलग अलग प्रकृति पाई जाती है, जैसे अनिवार्य वस्तुएं, आरामदायक, विलासीय वस्तुएं आदि। तो उसमें वस्तु की लासिटी कैसी हो जाती है, चेंज हो जाती है। पहला है वस्तु की प्रकृति, इसमें 3 तरह के फैक्टर आ, जैसे आरामदायक वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुएं, विलासिता वस्तुएं, अर्थात वस्तु की प्रकृति के अनुसार मांग की लोच कैसी हो जाती है, चेंज। आई बात समझ में। सेकंड है वस्तु के विभिन्न उपयोग,
चलिए क्या क्या उपयोग है। देखिए जितनी ही कोई अनेक उपयोग में कम लायक होगी उतनी ही उसकी मांग की लोग अधिक, अर्थात कीमत में थोड़ी सी कमी होने पर उसकी मांग में तेजी से वृद्धि हो जाएगी। जैसे कहा बिजली, कोयला, चीनी इत्यादि, इनकी लोच क्या देती है? अधिक। इसके विपरीत जितनी वस्तुएं कम प्रयोग लायक होगी उनकी मांग की लोच क्या होगी? उतनी ही कम, अर्थात वस्तुओं के विभिन्न उपयोग के कारण उनकी इलास्टिसिटी भी कैसी हो जाती है? बदल जाती है। थर्ड है स्थानापन्न वस्तुएं। सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स उन गुड्स को कहते हैं जिसमें हम एक वस्तु के स्थान पे दूसरी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। अर्थात अगर एक की कीमत में वृद्धि हो जाए तो दूसरी वस्तु पर उसके का प्रभाव पड़ेगा, इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगला है वस्तु के प्रयोग की स्थगित की संभावना। क्या क्या है स्थगन की संभावना है? देखिए जिन वस्तुओं का प्रयोग स्थगित कर सकने से संभावनाएं जितनी अधिक होंगी उतनी ही वस्तु की मांग की लोच क्या होगी? अधिक, क्योंकि कीमत बढ़ने पर उसके प्रयोग को स्थगित किए जाने से मांग एकदम से क्या होगी? घट जाती है। आई बात समझ में? कोई डाउट? अगला है वस्तु पर व्यय की जाने वाली मात्रा। क्या बोल रहा है? अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। वस्तु की मांग की लोच इसी बात पर निर्भर करती है कि उस वस्तु के उपभोग पर उपभोक्ता को अपनी आय का कितना भाग व्यय करना पड़ता है। अर्थात जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा भाग खर्च करता है उसकी मांग की लोच कैसी होगी? अधिक होगी। अगला है उपभोक्ता का आय स्तर। देखिए इनकम लेवल से मांग की लोच पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अर्थात धनी व्यक्तियों के मांग की लोच प्राय कम लोचदार रहती है क्योंकि कीमत परिवर्तन होने पर वह इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन कम होने पर निर्धन व्यक्ति बहुत अधिक इफेक्ट पड़ता है। अगला है समाज में धन का वितरण। समाज में धन का वितरण। समाज में धन का वितरण कैसा है? अलग अलग, क्योंकि कोई बहुत अधिक अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तो उसके कारण भी मांग की लोच कैसी रहती है? अलग अलग। देखिए वस्तुओं को मांग की लोच को प्रभावित करने के हमने घटक कौन कौन से पढ़े? पहला है वस्तु की प्रकृति, अर्थात वस्तुओं की प्रकृति में कौन कौन से आ सकता है? आरामदायक, विलासिता, गुड्स आदि। इनकी प्रकृति के कारण इनमें क्या होता है? विभिन्नताएं पाई जाती हैं। वस्तुओं के विभिन्न उपयोग। आपको पता है एक ही वस्तु के काफ़ी उपयोग हो सकते हैं, उनके उपयोग के कारण वस्तुओं की लोच कैसी हो जाती है? अलग अलग। थर्ड है स्थानापन्न वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं सब्स्टिट्यूट गुड्स जिसके हम एक स्थान पे दूसरी वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। अगर चाय नहीं है तो लोग क्या पीने लगेंगे? कॉफ़ी। कॉफ़ी नहीं है तो ग्रीन टी। अर्थात एक वस्तु का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, इसके कारण भी
चाप की लोच कैसी हो जाती है? अलग अलग। अगला है वस्तुओं के प्रयोग के स्थगन की संभावना, अर्थात जो वस्तुओं का प्रयोग है वो कैसा होता रहता है? स्थगन, अर्थात पोस्टपोन्ड ऑफ। अगर हम किसी चीज़ को स्थगित करते रहते हैं, टालते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं, तो उसकी कीमतें बढ़ने की संभावना क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो मांग की लोच पे भी उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अगला है वस्तु पर व्यय की जाने वाली मात्रा। जो वस्तुओं पर व्यय की जाती है मात्राएं, एक्सपेंसेस, उनके कारण भी मांग की लोच कैसी होती है? प्रभावित। अगला है उपभोक्ता का आय स्तर, अर्थात इनकम लेवल बदलने पर भी लोगों का क्या होता है? आय का स्तर बदल जाता है। और समाज में धन का वितरण, समाज में काफ़ी अलग अलग तरह के लोग रहते हैं जिनके कारण समाज में की इलास्टिसिटी पे बहुत बड़ा फर्क। आज हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े, हम उनको एक बार वापस से डिस्कशन कर लेते हैं। पहला हमने पढ़ा है मांग की लोच की मापने विधियाँ। देखो विधियाँ हैं तो ऑब्वियस सी बात है सैद्धांतिक और व्यवहारिक होंगी। हमने दो विधियाँ पढ़ी, फ्लक्स की प्रतिशत विधि जिसका फॉर्मूला है मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत प्रवृत्ति। सेकंड पढ़ा है मार्शल की कुल व्यय रीति, अर्थात टोटल आउटले मेथड। इसमें कहा है कि वस्तुओं पे किसका प्रभाव पड़ता है? एक्सपेंसेस का, अर्थात एक्सपेंसेस के कारण जो परिवर्तन होता है उसे बताए। देखिए तीन होते हैं, मांग की लोच इकाई से अधिक, कुल व्यय, या अगर मात्रा कुल व्यय क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं, तो इकाई की लोच क्या होगी? अधिक। बराबर है, प्राइस बढ़े या घटे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इकाई की लोच बराबर। लेकिन अगर एक्सपेंसेस बढ़ जाए तो इकाई की लोच क्या होगी? कम। आई बात समझ में? उसके बाद हमने पढ़ा मांग की चाप लोच। देखिए चाप लोच क्या होता है? जब मांग वक्र पर दो विभिन्न बिंदुओं के बीच मांग की लोच मापी जाए, अर्थात दो पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोच ज्ञात करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? चाप लोच विधि कहते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी। आई बात समझ में? कोई डाउट? और एक और बताया था x माइनस x1 अपॉन x प्लस x1 इंटू पी प्लस p1 अपॉन p माइनस p1। इसके बाद हमने पढ़ा था मांग की बिंदु लोच विधि। देखिए जब कीमत में परिवर्तन बहुत चीज़ होता है तो हमने पढ़ लिए थे, लेकिन जब बहुत कम सा परिवर्तन अर्थात शून्य के बहुत निकट हो, अर्थात आधा पैसा, एक पैसा, तो उस टाइम चाप को ज्ञात करना बहुत कठिन हो। इसका फॉर्मूला होता है लोअर अपॉन अपर सेक्टर, अर्थात ऊपरी भाग निचला भाग। इसे 5 भागों में बांटा है, इन्फिनाइट, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू 1, लेस देन 0। आई बात समझ में? उसको बाद हमने पढ़ा है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से? वस्तु की प्रकृति, वस्तु के विभिन्न उपयोग, स्थानापन्न वस्तुएं, वस्तु प्रयोग के स्थगन की संभावना, वस्तु पर व्यय की जाने वाली राशि, और उपभोक्ता का आय स्तर, और समाज में धन का वितरण। ये मांग के लोच को प्रभावित करने वाले घटक है। अब कल हम पढ़ेंगे टॉपिक मांग की लोच सीमांत आय तथा औसत के संबंध में। आई बात समझ में? आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप कॉलेज में आके या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।